सूरदास की झोंपड़ी रंगभूमि उपन्यास का अंश मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट द्वारा लिखा हुआ। हम देख रहे हैं एमसीक्यूज प्रश्न। अंधे भिखारी के लिए लज्जा की बात क्या है? दरिद्रता है, चरित्र, धन संचय, ईमानदारी। तो अंधे भिखारी के लिए लज्जा की बात है धन संचय, यानी वो पैसा इकट्ठा करता है तो लोगों को पता चल जाता है कि इस अंधे भिखारी के पास इतने पैसे कैसे आए, तो वो लज्जा की बात है धन संचय। यही उसके लोग और परलोक उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। कथन में किसका जिक्र है? मिठुआ का, जमीन का, रुपयों की पोटली का, गाय का। तो जो रुपयों की पोटली उसके झोंपड़े में जल गई थी उसी के लिए कहा है कि वो उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी, रुपयों की पोटली। 500 से ज़्यादा उसमें चांदी के रुपए थे। तुम खेल में रोते हो, कथन किसने किसको कहा? ये जो कथन है गीसू ने जो है मिठुआ को कहा था, क्योंकि मिठुआ जो है ये भतीजा है सूरदास का, और इसको कहा था कि तुम खेल में रोते हो। तो सूरदास ने देखा कि ये जीवन भी तो खेल है, झोंपड़ी जल गई तो क्या हुई, मुझे रोना नहीं है, मुझे मजबूती से पुनः उठ खड़ा होना और वापस मेहनत करनी। झोंपड़ी मैंने ही बनाई थी, वापस बना लूंगा, रुपए मैंने कमाए थे, वापस कमा लूंगा। झोंपड़े की आग की तुलना किससे की है? झोंपड़े की आग की तुलना की है पेट की आग से, समुद्र की आग से, ईर्ष्या की आग से, सभी से। तो ईर्ष्या की आग से झोंपड़े की आग की तुलना की। ईर्ष्या की आग भी कभी समाप्त नहीं होती, बुझती नहीं है, और झोंपड़े की आग भी कभी बुझ नहीं रही, पूरे झोंपड़े को जलाने के बाद ही वो बुझी। सूरदास की सारी आशाओं का आधार क्या थी? अभी आ गया, सारी आशाओं का आधार उसकी रुपयों की पोटली थी, जो सूरदास समझ रहा था कि वो जल गई, लेकिन भैरव ने वो चुरा ली थी। सत्ता और पूंजी के गठजोड़ ने क्या किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गरीबों का भला किया, कुएं खुदवाए, सूरदास के झोंपड़े में आग लगा दी, आजादी दिलाई। तो सत्ता और पूंजी के गठजोड़ ने सूरदास के झोंपड़े में आग लगा दी। स वाला ऑप्शन सही है। सूरदास की झोंपड़ी पाठ में दृष्टिहीन व्यक्ति कौन है? भैरव है, सुभागी, सूरदास, जगदर। तो दृष्टिहीन जो मुख्य पात्र है वो सूरदास अंधा भिखारी। भैरव की पत्नी का क्या नाम है जिसको सूरदास ने अपने यहाँ शरण दी थी, उसको मार से बचाया था? सविता, सुभागी, राधा, धनिया। सुभागी उसकी पत्नी का नाम है। सूरदास ने अपनी झोपड़ी में उसको शरण दी, बदला लेने के लिए भैरव ने झोपड़ी जला दी। जगदर और भैरव तथा अन्य लोग किसके चरित्र पर प्रश्न उठाते हैं? सूरदास, सुभागी, मिठुआ, नायकराम। सूरदास के चरित्र पर वो प्रश्न उठाते हैं क्योंकि उसने सुभागी को अपने यहाँ शरण दी थी, भैरव की मार से बचाया था। किसके हस्तक्षेप से भैरव अपनी पत्नी सुभागी को मार नहीं पाता है? सूरदास, बजरंगी, मिठुआ, नायकराम। सूरदास बीच में बचाव के लिए आता है, इसलिए भैरव अपनी पत्नी सुभागी को मार नहीं पाता है। सुभागी कौन है? भैरव की पत्नी, जगदर की पत्नी, सूरदास की पत्नी, बजरंगी की पत्नी। तो भैरव की पत्नी जो है वो है सुभागी। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? ये कथन किसका है? ये कथन बजरंगी का, जगदर, नायकराम, ठाकुरदीन। तो ये कथन है आपका नायकराम का। स वाला विकल्प सही है। सूरदास की झोंपड़ी में किसकी व्यथा का अंकन? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्त्री व्यथा का, भारत पाक विभाजन की विस्थापन व्यथा का, दलित व शोषित जनों की व्यथा का, कृषकों की दयनीय व्यथा का। स वाला विकल्प सही है कि दलित व शोषित जनों की व्यथा का इसमें अंकन है। सूरदास की झोपड़ी पाठ में भारत के किस अंचल का अच्छा चित्र खींचा है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। भारत के पूर्वी अंचल का इसमें अच्छा चित्र खींचा है। ए वाला विकल्प सही है। सूरदास की झोंपड़ी के लेखक कौन है? सूरदास की झोंपड़ी के लेखक प्रसाद है, प्रेमचंद, विश्वनाथ त्रिपाठी, मनोहर श्याम जोशी। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का ये अंश है सूरदास की झोपड़ी। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का? ये लो आ ही गया प्रश्न। कर्मभूमि, निर्मला, मेला, आंचल और रंगभूमि। रंगभूमि उपन्यास का ये अंश है। सूरदास की झोंपड़ी में किसने आग लगा करके रुपए चुरा लिए थे? नायकराम ने, जगदर ने, बजरंगी ने, भैरव ने। भैरव ने रुपए चुरा लेते, आग लगा दी थी। वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। सुभागी को सूरदास ने झोपड़े में शरण दी थी, उसके चरित्र को लेकर के गांव वालों ने बातें बनाई, भैरव की इज्जत दाव पे लग गई थी, वो बदला लेना चाहता था। सूरदास जैसे लाचार और बेबस व्यक्ति की जिजीविषा है, उसके अनूठे संघर्ष का चित्रण किस उपन्यास में है? कर्मभूमि, निर्मला, गोदान, रंगभूमि। मुंशी प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास में ये वर्णन है। आसमान पर लाली छाई हुई थी, ये लाली किसकी थी? आग की लपटों की, सूर्योदय की, सूर्यास्त की, गुलाल की। ये जो लाली थी ये आग की लपटों की थी। 2 बजे, रात को 2 बजे सूरदास के झोंपड़े में भैरव ने आग लगा दी थी, उसी की लपटें आसमान में जा रही थी। सूरदास कौन है? एक दृष्टिहीन भिखारी है, सेठ, जमींदार, अफसर। तो एक दृष्टिहीन अंधा भिखारी है ये।
सूरदास की झोंपड़ी पाठ में किस पात्र का उल्लेख नहीं हुआ? सुभागी आई है, भैरव की पत्नी, भैरव दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है, जगदर इसका दोस्त है, ये भी दुष्ट प्रवृत्ति का। कालूराम का कहीं उल्लेख नहीं आया है। द वाला विकल्प बिल्कुल सही है। भैरव की पत्नी सुभागी भैरव की मार के डर से कहाँ छिप जाती है? तो सूरदास की झोंपड़ी में, जगदर के खेत में, अमरूदों के बाग में, मंदिर में, वो छिप जाती है सूरदास की झोंपड़ी में। और ध्यान दीजिए, अगर वो आए कि रात कहाँ गुजारी उसने, तो अमरूदों के बाग में, मंदिर के पीछे जो अमरूदों का बाग था वहां उसने रात गुजारी थी। सूरदास की बदनामी का क्या कारण था? चोरी करना, उधार का पैसा नहीं चुकाना, सुभागी को झोंपड़ी में शरण देना, लड़ाई करना। तो सुभागी को उसने झोंपड़ी में शरण दी थी, इससे उसकी बदनामी हुई थी। लोगों ने उसके चरित्र पर प्रश्न उठाए थे। सूरदास को आत्मग्लानि क्यों हुई? रुपए चोरी हो जाने के कारण, लोगों द्वारा उसके चरित्र पर प्रश्न उठाने के कारण, मिठुआ का पालन पोषण नहीं कर पाने के कारण, भैरव से प्रतिशोध नहीं ले पाने के कारण। तो लोगों ने उसके चरित्र पर प्रश्न उठाए, इसलिए वो आत्मग्लानि से भर गया। भैरव को उकसाने और भड़काने में किसकी भूमिका थी? नायकराम, जगदर, बजरंगी, ठाकुरदीन। जगदर जो दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी था, उसने भैरव को जो उकसाया। भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी में आग क्यों लगाई? उधार का पैसा नहीं चुकाने के कारण, भीख मांगने से मना करने के कारण, अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने के कारण। इनमें से कोई नहीं। स वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अपने अपमान का वो बदला लेना चाहता था। उसकी जो पत्नी थी सुभागी, उस सुभागी को सूरदास ने अपने झोंपड़ी में शरण दी थी। लोगों ने बातें बनाई सुभागी को और सूरदास के चरित्र को लेकर के, इनके संबंधों को लेकर के। भैरव की बदनामी हुई, बदला लेने के लिए वो झोंपड़ी में आग लगा देता है। सूरदास का चरित्र है ईर्ष्या वाला, प्रतिशोध लेने वाला, पराई स्त्री पर नजर रखने वाला, पुनर्निर्माण में विश्वास रखने वाला। पुनर्निर्माण में विश्वास रखने वाला सूरदास का चरित्र है। द वाला सही है। मिठुआ कौन है? सूरदास का पुत्र है, सूरदास के पड़ोसी का पुत्र, सूरदास का भतीजा, सूरदास की बहन का लड़का। तो ये सूरदास का भतीजा है। यदि आप रंगभूमि उपन्यास पढ़ेंगे, रंगभूमि उपन्यास में आपको पता चलेगा कि सूरदास जो है उसका भतीजा था ये मिठुआ, सूरदास का भतीजा था मिठुआ। ऐसा करेंगे। हाँ, फूस जल गया अब धरण जल रही, ये कथन किसका है? ये कथन बजरंगी का। नायकराम, जगदेव, ठाकुरदीन, ये कथन है बजरंगी का। ए वाला विकल्प सही है। बजरंगी ने ऐसा कहा था। सूरदास को दुख किसका था? झोपड़ी के जल जाने का, बर्तन आदि के जल जाने का, रुपयों की पोटली का, जमीन के कागजात जल जाने का। तो जो रुपयों की पोटली झोपड़ी के अंदर रखी हुई थी, सूरदास ऐसा समझ रहा था कि वो जल गए हैं, तो रुपयों की पोटली के जल जाने का उसको दुख था। पोटली के रुपए किसके थे? चांदी के, सोने के, पित्तल के, लोहे के। पोटली के रुपए चांदी के थे और वो ढूंढ रहा था। उसे लग रहा था कि चांदी के सिक्के हैं तो आग में तपक करके डली बन गए होंगे और वो मिलेगी, लेकिन वो तो भैरव ने चुरा लिए थे, तो कहाँ से मिलेगी? पोटली में कितने रुपए थे? पोटली में 200 रुपये, 500, 520, 510, 500 रुपये और कुछ पैसे थे। तो यहाँ 500 रुपये हम सही कर देंगे। भीख मांग मांग करके उसने इकट्ठे किए थे। पोटली में रखे रुपयों से सूरदास क्या क्या करना चाहता था? पितरों का पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ की शादी, कुआं बनवाना, सभी सारे काम वो करना चाहता था और एक साथ करना चाहता था, ताकि लोग आश्चर्य करें कि एक भिखारी के पास इतना सब कुछ करने के लिए पैसे कहाँ से आए। लेकिन अब सारी अभिलाषाएं उसकी दरी की दरी रह गई। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। कथन में सूरदास के चरित्र की क्या विशेषता है? निराशावादी, पुनर्निर्माण विश्वास, आलसी, जिज्ञासु। ब वाला विकल्प बिल्कुल सही है कि पुनर्निर्माण में वो विश्वास करता है। सुभागी रात भर कहाँ छिपी बैठी थी? मंदिर में, अमरूदों के बाग में, खेत पर बनी झोपड़ी में, तालाब की पाल पर। तो मंदिर के पीछे जो अमरूदों का बाग था उसमें वो रात भर छिपी बैठी रही। सुभागी भैरव का दूसरा अवतार किसे मानती थी? जो दुष्ट प्रवृत्ति का था, बजरंगी, ठाकुरदीन, जगदर, सूरदास। जगदर को वो उसी की प्रवृत्ति का आदमी मानती थी। सूरदास के पास अब क्या बच्चा या बच्ची थी? घर, आबरू, जमीन, धन। देखो, घर जल गया था, घर तो जल गया था ना, आबरू भी, इज्जत जो थी उसकी वो खराब हो गई थी, और धन चोरी हो गया था। अब उसके पास जमीन बची थी। अगर आप रंगभूमि उपन्यास देखेंगे तो उसमें अब उसके पास क्या बची है? जमीन। ये बाद में जमीन भी उसकी चली जाती है। सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला कब उठ रही थी? 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 11 बजे रात में। तो रात में 2 बजे ये ज्वालाएं उठने लगी थी। झोपड़ी से निकलती ज्वालाओं की तुलना किससे की? मंदिर के स्वर्ण कलश से, जल में चांद के प्रतिबिंब से, ए और ब दोनों, लहराती हुई नागिन से। तो ए और ब दोनों इसमें सही हो जाएगा। अधिकांश लोग चुपचाप खड़े निराशापूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को किसके समान देख रहे थे? मित्र की चिताग्नि के समान, पुत्र की चिताग्नि, पिता की, भाई की। तो वो मित्र की चिताग्नि के समान उसको देख रहे थे।
सूरदास पितरों का पिंडदान कहाँ करना चाहता था? पुष्कर में, गया, प्रयाग, वाराणसी। गया जाकर के वो पिंडदान करना चाहता था। सहसा वह चौंक पड़ा। सूरदास के चौंकने का क्या कारण था? झोपड़ी के जलने से, तुम खेल में रोते हो आवाज से, पोटली भैरव के पास मिलने से, भैरव की आवाज सुन करके। तो जब ऐसा कथन उसने सुना कि तुम खेल में रोते हो, तो एकदम सूरदास चौंक गया। उसको उसकी जो अंतर चेतना थी वो जागी। उसने कहा कि जीवन भी खेल है, झोपड़ी के जल जाने से मैं दुखी क्यों रहूं? जगदर क्या काम करता था? खोचा लेकर घूमता था, मजदूरी करता, दूध बेचता, भीख मांगता, खोचा लेकर के वो घूमता था। ए वाला सही है। मानसरोवर कहानी संग्रह किसका है? प्रसाद का। ये प्रेमचंद मोहन राकेश। मुंशी प्रेमचंद का कहानी संग्रह है मानसरोवर। मानसरोवर कहानी संग्रह के कितने भाग हैं? 4, 8, 11, 9। इसके 8 भाग। मानसरोवर 8 भागों में ये कहानी संग्रह, 300 से ज्यादा कहानियां संकलित है। कृषक जीवन की माँ गाथा वाला उपन्यास कौन सा? करबला, संग्राम, गोदान, प्रेमाश्रम। गोदान जो उपन्यास है ये कृषक जीवन की माँ गाथा वाला उपन्यास है। और मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा नहीं है? गोदान तो है। झूठा सच यशपाल का है। झूठा सच किसका है? यशपाल का। सेवा सदन, निर्मला। तो ब वाला विकल्प सही हो। ये एमसीक्यू प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे बहुत ज्यादा। एमसीक्यू देखेंगे, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पाठ ग्रामीण जीवन के रूप, रस और गंध को उकेरने वाला एक मार्मिक पाठ है? तो जाहिर सी बात है, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और उस पाठ का नाम है बिस्कोर की माटी। तो सूरदास की झोंपड़ी नहीं हो सकता, जहाँ कोई वापसी नहीं हो सकता, अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में नहीं हो सकता। क्या उत्तर हो जाएगा? बिस्कोहर की माटी। ये वो पाठ है जिसमें रूप, रस और गंध को उकेरा गया है। द वाला ऑप्शन सही है। बिस्कोहर की माटी पाठ किसकी आत्मकथा का अंश है? भीष्म साहनी की आत्मकथा आज के अतीत का, विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगा तलाई का गांव, प्रभाष जोशी की आत्मकथा कागज कार्य, निर्मल वर्मा की आत्मकथा धुंध से उठती धुन। तो ये जो पाठ है ऑप्शन नंबर ब आपका सही है। विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा है नंगा तलाई का गांव। और नंगा तलाई जो शब्द आया है ये स्वयं लेखक के लिए आया है, स्वयं लेखक के लिए है। और जो उसका गांव है वो है आपका बिस्कोहर। प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंधों की मार्मिक पड़ताल किस पाठ में निहित है? बिस्कोहर की माटी, जहाँ कोई वापसी नहीं, अपना मालवा, सूरदास की झोंपड़ी। ए वाला विकल्प सही है कि बिस्कोहर की माटी पाठ में प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंधों की मार्मिक पड़ताल की गई है। डोडहा, मजगिदवा, दामिन, गौवन और गोर कड़ाई आदि किसके प्रकार है? फूलों के, सांपों के, खेलों के, अनाज के। ये सब प्रकार है सांपों के, जिससे भय मिश्रित वातावरण व्याप्त हो जाता था। बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रभाष जोशी, निर्मल वर्मा। इसके लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी और इनकी आत्मकथा है नंगा तलाई का गांव, नंगा तलाई का गांव। और इस नंगा तलाई के गांव का अंश शामिल किया है हमारे बिस्कोहर की माटी, बिस्कोहर की माटी। ये चीजें तो आपको रट लेनी है, याद कर लेनी है। कौन सा पाठ गांव स्मृति के परिप्रेक्ष्य में रचा गया है? सूरदास की झोंपड़ी, बिस्कोहर की माटी, अपना मालवा, जहां कोई वापसी नहीं। बिस्कोहर की माटी, ब वाला विकल्प बिल्कुल सही है। ये गांव की स्मृति के ऊपर, यादों के ऊपर ये पाठ लिखा गया है। आत्मकथा नंगा तलाई का गांव का नायक कौन है? अमरनाथ, विश्वनाथ, शिवनाथ, हरगोविंद। ये नायक है विश्वनाथ, जो विश्वनाथ त्रिपाठी स्वयं है। लेखक के बचपन का नाम था विश्वनाथ। विश्वनाथ कौन है? लेखक के पिता है, लेखक का भाई, मित्र है या लेखक स्वयं है? तो ये लेखक स्वयं है विश्वनाथ। कमल पत्र को क्या कहते हैं? कमल पत्र को देखिए बसीन, पुरईन, गट्टा, कुमुद। तो कमल पत्र के लिए शब्द आया है पुरईन। हिंदुओं के भोज में, बिस्कोहर में भोजन किस पर परोसा जाता था? कांसे के बर्तन में, पत्तल में, कमल पत्र पर, मिट्टी के बर्तन में। कमल पत्र पर वो भोजन परोसा जाता था। बिस्कोहर की माटी पाठ में किस गांव का वर्णन किया गया? लमी गांव का, अमजर गांव का, सिंगरौली का, बिस्कोहर गांव का। बिस्कोहर गांव का उसमें वर्णन किया गया। द वाला विकल्प सही है।
कोइया किसे कहते हैं? कोइया जो है कमल को, कुमुद को, जल में उगने वाला जल पुष्प, सांप को, हरसिंगार को कोइया कुमुद को कहते हैं। ये एक जल पुष्प है। कोइया क्या है? जल पुष्प है। कुमुद क्या है? जल पुष्प है। बिस्कोहर की माटी पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया? कहानी है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, आत्मकथांश है। यह आत्मकथांश। आत्मकथा है कौन सी? नंगा तलाई का गांव, उसी का ये अंश है बिस्कोहर की माटी। लेखक ने अकाल के समय खाई जाने वाली किस वस्तु का उल्लेख किया? पीपल के पत्ते, कमल ककड़ी, बसीन, पेड़ की छाल, बथुआ साग। कमल ककड़ी का लेखक ने उल्लेख किया है। बिस्कोहर की माटी पाठ में लेखक के अनुसार आंख आने पर किसका दूध लगाया जाता था? कुमुद का, कमल ककड़ी का, सत्यानाशी, बरबंडा का, हरसिंगार का। तो सत्यानाशी या बरबंडा का दूध जो है आंखों पर लगाया जाता था, जिससे आंखें ठीक हो जाती थी। पूरी रचना में लेखक ने अपने देखे भोग्य यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। यहाँ किस पाठ का उल्लेख किया गया है? बिस्कोहर की माटी, कुटस जहाँ कोई वापसी नहीं, अपना मालवा खा उजाड़ू सभ्यता में। तो बिस्कोहर की माटी पाठ में जो लेखक है कौन से? विश्वनाथ त्रिपाठी। और जिनका नाम पाठ में क्या आया है? विश्वनाथ। इन्होंने देखे और भोग्य यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। बिस्कोहर की माटी पाठ की विषय वस्तु किस पर केंद्रित है? ग्रामीण जीवन शैली पर, लोक कथाओं पर, लोक मान्यताओं पर, सभी सारों पे ही आधारित है। ग्रामीण जीवन शैली का भी वर्णन है, लोक कथाओं का भी है, लोक मान्यताओं का, सब पर यह पाठ केंद्रित है। इसकी विषय वस्तु केंद्रित है। बिस्कोहर की माटी पाठ में वर्णन है किसका? जीवन में माँ के स्थान का, गांव का वर्णन, गांव के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन। उपयुक्त सभी, सब के सब सही है। माँ के स्थान का भी वर्णन है, गांव का वर्णन है, गांव के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन है। 19वां प्रश्न कह रहा, गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते तो किस पर निर्भर करते हैं? खेती पर, उद्योग पर, प्रकृति पर, सरकार पर। प्रकृति पर वो निर्भर करते हैं, प्रकृति से वो जुड़े होते हैं, प्रकृति ही उनका इलाज करती है। ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह किसका प्रयोग आम बात है? प्रकृति से प्राप्त फूल पत्तियां, झाड़ फूक में अंधविश्वास, देवी देवताओं के तंत्र मंत्र, खेत की मिट्टी का। तो प्रकृति से प्राप्त जो फूल पत्तियां हैं वो औषधि के रूप में गाँव में काम आती है। विश्वनाथ के गांव में एक फल बहुत होता था, वो क्या है? सत्यानाशी, काशीफल, शरीफा, हरसिंगार। तो वो जो है सत्यानाशी या बरबंडा कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा होता था। कमल का बीज क्या कहलाता है? बसीन, पुरीन, कमल गट्टा, कुमुद। कमल का बीज जो है कमल गट्टा कहलाता है। पुरीन ये कमल के जो पत्ते होते हैं, कमल पत्र कहलाता है। ठीक है। गांव में फूलों की गंधों से किसका संबंध जोड़ा जाता था? सांप का, देवी का, चुड़ैल का, उपयुक्त सभी का। तो उपयुक्त सभी का संबंध जोड़ा जाता था। गांव में लू लगने की दवा क्या थी? अगर लू लग जाती थी तो उसका उपाय कैसे करते थे? क्या दवा थी? कच्चे आम का पन्ना, पक्के आम का रस, प्याज का शरबत, नींबू का रस। कच्चे आम का पन्ना बिल्कुल सही है, ए वाला विकल्प सही है। खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई जाती थी, उन्हें क्या कहते थे? फव्वारा, जलधारा, बरहा, नहर। बरहा शब्द उनके लिए आया है पाठ में। वह औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं लगकर किस रूप में लगी? फूलों की खुशबू के रूप में, चांदने के रूप में, जूही की लता के रूप में, सभी रूपों में वो लगी थी। विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया? उसको माता पिता पीटते थे, उसके सौतेली माँ आ गई, छोटे भाई द्वारा माँ का दूध पीना और उसकी माँ मर गई। छोटे भाई का जन्म हुआ तो छोटे भाई ने माँ के दूध पर अधिकार कर लिया। ये विश्वनाथ के साथ अत्याचार था। लेखक की माँ की तुलना किससे की गई है? जीव जंतुओं से, जूही की लता से, बतख से, फूलों से। बतख से उसकी तुलना की गई है, स वाला विकल्प सही है। हरसिंगार का फूल किस ऋतु में खिलता है? शरद में, वर्षा में, गर्मी में, बसंत में। शरद ऋतु में हरसिंगार का फूल खिलता है। शरद ऋतु में ही आपके कोइया का भी खिलता है जो जल पुष्प है। पाठ में गर्मी और लू से बचने के क्या उपाय बताए गए? कमीज में कोयला बांधना, कमीज में लकड़ी बांधना, कमीज में अदरक बांधना, प्याज बांधना। तो प्याज बांधने का उपाय पाठ में आया है। पाठ में कौन कौन से सांपों के बारे में बताया गया? देख, गोवन आया है, गोर कड़ाईच आया है, फेंटारा आया है,
डोडा आया, मजगिद्वा आया, दामिन आया, कोइया, बरबंडा, हरसिंगार, कमल, ये तो क्या है, फूल है। तो ये सांपों के प्रकार हैं। तो ए और ब दोनों सही हो जाएगा। 32वां देखिए, कोइया, हरसिंगार, कमल किसके प्रकार है? फूलों के, सांपों के, खेलों के, अनाज के। तो ये फूलों के प्रकार है। लेखक के नंगा तलाई का गांव में शरद ऋतु में कौन से फूल खिलते थे? गुलाब, चमेली, जूही, हरसिंगार। हरसिंगार का वर्णन आया है, हरसिंगार खिलता था, कोइया खिलता था और एक आया था कमल। इनका उल्लेख जरूर पाठ में हुआ। गुलाब का उल्लेख नहीं, चमेली का नहीं, जूही का नहीं। विश्वनाथ को कौन सी बात देर से समझ में आई? बतख अंडे देने के समय पानी से जमीन पर आ जाती है। बतख अंडे देने के समय पानी में आकर पेड़ पर बैठ जाती है। बतख अंडे देने के समय झुरमुट में छिप जाती है। बरसात कैसे होती है? तो पहला वाला विकल्प सही है कि दिलशाद जो गार्डन था, दिलशाद गार्डन में वो जो बतख लेखक ने देखी अंडे देने के समय, पहले तो पानी में रहती, लेकिन जैसे अंडे देने का टाइम आता है वो जमीन पर आ जाती है। लेखक ने माँ की तुलना बतख से क्यों की? अंडे देने के कारण, जमीन पर रहने के कारण, शिकारी को चकमा देने के कारण, बच्चे के प्रति सतर्क रहने के कारण। बच्चे के प्रति सतर्क रहने के कारण उसकी तुलना माँ से की है। पूरब टोले के पोखर में क्या फूलते हैं? हरसिंगार, कमल, गुलाब, सिंगाड़ा। कमल जो है वो पूरब टोले के पोखर में फूलते हैं। पाठ के अनुसार मानव जन्म लेने की सार्थकता किसमें है? परोपकार में, माँ के अंक से लिपटकर दूध पीने में, गांव में जन्म लेने में, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने में। तो माँ के अंक से लिपटकर दूध पीने में मानव जन्म लेने की सार्थकता लेखक ने बताई है। कमल ताल का नाम क्या है? लेवड़ी का ताल, पच्छू टोला का ताल, बिरहा का ताल, बिलावली का ताल। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल आपके सही है। निम्न में से सांप की प्रजाति नहीं है? मजगिद्वा, शरीफा, डोडा, बटिया। तो देखो मजगिद्वा है, डोडा है, बटिया है, शरीफा नहीं है। ब वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। कमल से भी ज्यादा बहार किसकी थी? लौकी, सिंगाड़ा, हरसिंगार, कोइया। कोइया या कुमुद की जो है बहार कमल से भी ज्यादा थी। कोकाबेली किसका नाम है? लौकी का, सिंगाड़ा का, हरसिंगार का। कोइया, कुमुद। कोइया या कुमुद को ही हम कोकाबेली कहते थे। रेलवे लाइन के दोनों ओर कौन सा फूल मिलता है जो शरद में खिलता है? हरसिंगार, कोइया, कुमुद, कमल, गुलाब। तो यहाँ पर भी कोइया या कुमुद ही उत्तर होगा। सुजनी किसे कहा गया? फूल की, फल, फूल को कर लें, फूल को, फल को, सांप को, सुई के डोरे से बनी कथरी को। द वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इस स्मृति के साथ किसका बोध अजीब तौर से जुड़ा हुआ है? प्रकृति का, मृत्यु का, पशुओं का, खेती का। तो मृत्यु का बोध अजीब तरीके से जुड़ा हुआ है। बिस्कोहर की माटी पाठ किस शैली में लिखा गया? यात्रा वृत्तांत शैली, संस्मरण शैली, आत्मकथात्मक शैली, जीवनी। तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया पाठ है। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित कौन सी पुस्तक की रचना की? देश के इस दौर में हिंदी के प्रहरी, व्योमकेश दरवेश, मानसरोवर। व्योमकेश दरवेश पुस्तक लिखी। निम्न में से किसकी चर्चा फूल के रूप में नहीं होती है? गुलाब, कोइया, हरसिंगार, कोड़ा या काशीफल। मतलब पाठ में, ये जो पाठ है अपना बिस्कोहर की माटी, इस पाठ में किसकी चर्चा फूल के रूप में नहीं हुई? तो इसमें गुलाब का कहीं उल्लेख नहीं। कोइया आया है, हरसिंगार आया, कोड़ा या काशीफल भी आया है। बिस्कोर की माटी पाठ की पूरी कथा के केंद्र में है लेखक का एक गांव। उसका नाम क्या है? बिस्कोर, सिंगरौली, रंगातलाई, जलालगढ़। बिस्कोर गांव उसका गांव है लेखक का। निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? तो देखिए, डोडा, मजगिद्वा और दामिन विशीन सर्प है। डोडा वामन जाति का जिसे मारा नहीं जाता। बटिया के दो मुंह होते हैं। गोर कड़ाइच को फेंटारा भी कहते हैं। तो ए वाला सही है, ब वाला भी सही है, स वाला भी सही है। और ये जो फेंटारा है ये गोर कड़ाइच को न कह करके किसको कहते हैं? गोहुअन को। तो ये सही होता है, इसलिए द वाला विकल्प अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। एमसीक्यू देखिए, कौन सा पाठ जल और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को केंद्र में रखे हुए? एक तो जल की समस्या और पर्यावरण की समस्या। सूरदास की झोपड़ी, बिस्कोर की माटी, जहाँ कोई वापसी नहीं, अपना मालवा खाओ उजाड़ू से बेहतर। द वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रभास जोशी का ये आलेख कागज कार्य स्तंभ
से लिया गया जो जनसत्ता में 1 अक्टूबर 2006 को प्रकाशित हुआ था। अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता। अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता पाठ के अनुसार मालवा की सुख समृद्धि एवं संपन्नता नष्ट हुई, इसका कारण क्या है? विस्थापन के कारण, यूरोप और अमेरिका की खाऊ जाड़ू सभ्यता को अपनाने के कारण, प्राकृतिक आपदा से उपयुक्त सभी। ब वाला विकल्प सही है। यूरोप और अमेरिका जो पाश्चात्य देश है उनकी खाऊ जाड़ू सभ्यता के कारण मालवा भी अछूता नहीं रहा, उस पर भी प्रभाव पड़ा और उसकी सुख समृद्धि, वहाँ का पर्यावरण बिगड़ा, बरसात में कमी आई है। अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता पाठ में किसका चित्रण है? मालव प्रदेश की मिट्टी और वर्षा का, नदियों की स्थिति, उद्गम विस्तार का, वहाँ के जनजीवन संस्कृति का, तो सभी का वर्णन। द वाला विकल्प बिल्कुल सही है, सबका वर्णन है। पाठ में खाऊ जाड़ू सभ्यता को किसकी देन बताया? भारत की, अमेरिका और यूरोप की, पाकिस्तान उपयुक्त सभी। अमेरिका और यूरोप की देन है खाऊ जाड़ू सभ्यता। हाथीपाला क्या है? पाठ में हाथीपाला शब्द आया, क्या है ये? बड़े हाथी का नाम, नदी का नाम, तालाब का नाम, पर्वत का नाम। ये एक नदी का नाम है और उसमें इतना पानी रहता था किसी जमाने में कि हाथी पे बैठ करके वो नदी पार करनी पड़ती थी। अब वर्तमान में सूखी है। किसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की सभ्यता बन गई है? यूरोप और अमेरिका की खाऊ जाड़ू सभ्यता के कारण। औद्योगिक विकास के बहाने किसानों की जमीनें हड़पने के कारण, सरकार की उदासीनता के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण। तो जो यूरोप और अमेरिका की खाऊ जाड़ू सभ्यता है उसके कारण औद्योगिक जो सभ्यता है, औद्योगिक की नज़र से तो हम विकास कर रहे हैं लेकिन वास्तव में हमारा विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है। वो सभ्यता नहीं है, अब सभ्यता है। लेखक ने खाऊ जाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा किस प्रकार की तस्वीर खींची है जिससे मालवा भी नहीं बच सका है? किसानों की दयनीय स्थिति, मजदूरों का शोषण, पर्यावरणीय विनाश उपयुक्त सभी। तो पर्यावरणीय विनाश की स्थिति लेखक ने खींची है और इसको सार्वभौमिक कर दिया है। अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता पाठ जनसत्ता के किस शीर्षक से लिया गया? सर्वोदय स्तंभ से, हम लोग स्तंभ से, नदियों की आग स्तंभ से, कागज कार्य स्तंभ से। कागज कार्य स्तंभ से ये पाठ लिया गया है जो आलेख है। कागज कार्य स्तंभ लेख प्रभाष जोशी के द्वारा जनसत्ता अखबार में लिखा जाता था। डगडग रोटी पग पग नीर उक्ति किसके बारे में कही गई है? गुजरात, राजस्थान, मालवा उपयुक्त सभी। मालवा के बारे में कही गई है। जो मालवा की जो संपन्नता है, वहाँ की जो समृद्धि है, वहाँ होने वाली जो बारिश है और जो फसलें हैं, अनाज, इसमें किसी की कमी नहीं थी, उसका वर्णन किया है मालवा में। नई दुनिया की लाइब्रेरी में कितने वर्षों के पानी का रिकॉर्ड उपलब्ध है? 128, 3800, 125। तो 128 वर्षों का रिकॉर्ड आपको वहाँ देखने को मिलेगा। मालवा में सर्वाधिक वर्षा किस वर्ष हुई? 1899 ईस्वी में, 1873 में, 1973 में, 2006 में। तो मालवा में जो सर्वाधिक वर्षा हुई थी वो 1973 ईस्वी में हुई थी। 77 इंच बारिश हुई थी। कितनी हुई थी? 77 इंच बारिश हुई थी। लेखक के अनुसार सूखे का साल कब होता है? 28 इंच से कम बारिश हो, 25 इंच से कम बारिश हो, 38 इंच से कम बारिश हो, 20 इंच से कम बारिश हो। तो जिस वर्ष 28 इंच से कम बारिश होती है वो सूखे का साल होता है। मालवा में पानी का प्रबंध किस किस ने किया? विक्रमादित्य, भोज ने, मुंज ने, उपयुक्त सभी ने। सारे ही ये राजा महाराजा थे जिन्होंने मालवा के पठार पर पानी को रोकने का उचित प्रबंध किया, पानी को सहेजने का, पानी के महत्व को इन्होंने समझा। अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में पाठ के लेखक कौन है? प्रभा खेतान, विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रभाष जोशी, ओम थानवी। प्रभाष जोशी इसके लेखक है। अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता पाठ में पाठ गद्य की किस रूप में लिखा गया? निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, आलेख है। ये आलेख है जो कागज कार्य स्तंभ से लिया गया है। कागज कार्य स्तंभ, जनसत्ता अखबार और 1 अक्टूबर 2006 प्रभाष जोशी द्वारा लिखा गया। अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता किसमें और कब प्रकाशित हुआ था? ये पाठ नई दुनिया में 1 नवंबर 2008 को, जनसत्ता में 1 नवंबर 2008 को, नई दुनिया में 1 अक्टूबर 2006 को, जनसत्ता में 1 अक्टूबर 2006 को। तो जनसत्ता अखबार में ये 1 अक्टूबर 2006 को प्रकाशित हुआ था। चौमासा के समय मालवा तथा राजस्थान में किस भिन्नता की ओर संकेत किया? जगह जगह खड्डे हैं, धूप काफी तेज है, लोग पलायन कर रहे हैं, यातायात ठप हो गया। तो जब लेखक राजस्थान में था तो वहाँ तेज धूप थी, लेकिन जैसे ही वो मालवा में आया तो बादल थे, धूप वहाँ से गायब थी, बरसात हो रही थी। त्योहार के समय मालवा के घर आंगन को किससे लिपा जाता है? चूना से, गोबर से, पानी से, फिनाइल से। गोबर से नवरात्रा के समय वहाँ आंगन को लिपा जाता है। मालवा प्रदेश
अब पहले वाला मालवा प्रदेश नहीं रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? यूरोप और अमेरिका की खाऊ जड़ सभ्यता के कारण, सांप्रदायिक दंगों के कारण, सरकार की उदासीनता के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण। तो यूरोप और अमेरिका की खाऊ जड़ सभ्यता के कारण पहले जैसा मालवा अब नहीं रहा है। 56 का काल किसे कहेंगे? 1856 ईस्वी का काल, 1956 ईस्वी का काल, 1899 से 1900 ईस्वी का काल, और इनमें से कोई सन के हिसाब से देखेंगे तो 1899 से 1900 ईस्वी का जो समय था वो छपनिया का काल कहलाता है। और ये छपनिया नाम इसलिए पड़ा कि जो विक्रम संवत है वो 1956 की बात है, क्योंकि 57 साल विक्रम संवत ईस्वी सन से आगे चलता है। सीमेंट कंक्रीट का राक्षसी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा था? शिप्रा पर, नर्मदा पर, चंबल पर, गंभीर पर। नर्मदा नदी पर ये बांध बनाया जा रहा था। कौन सा महीना मालवा में मानसून के जाने का महीना होता है? श्रावण, कुंवार, भाद्रपद, फाल्गुन। कुंवार का जो महीना होता है ये मानसून के जाने का महीना होता है। इस पाठ में लेखक ने किस नदी का उल्लेख नहीं किया? नर्मदा का, चंबल का, शिप्रा का, कावेरी का। देखो नर्मदा ही, चंबल ही, शिप्रा ही, कावेरी का कहीं उल्लेख नहीं है। बिलावली, सिरपुर, पिपलिया पाला क्या है? मालवा के तालाब है, मालवा की नदियां, विंध्याचल पर्वत की चोटियां, मालवा के प्रसिद्ध घाट है। तो ये मालवा के तालाब है जिनमें वर्षा के जल को संरक्षण दिया जाता था, उनको संरक्षित किया जाता था, सहेजा जाता था। किस त्योहार पर लेखक ने मालवा की यात्रा की? होली, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली। नवरात्रि का वो त्योहार था। घट स्थापना किस त्योहार पर की जाती है? होली पर, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली। घट स्थापना नवरात्रि पर की जाती है, माता जी को बिठाया जाता है। बहु बेटियों के नहाने धोने और सजगढ़ त्यौहार मनाने में लगने की घड़ी, यहाँ किस त्यौहार का उल्लेख किया है? होली, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली। मालवा में जो नवरात्रि का त्यौहार था उसका उल्लेख किया है। खालिस्तान इस बार तो जाते हुए भी जमे रहने की दोष दे रहा है। यहाँ दोष कौन दे रहा है? मेहमान, बादल, मानसून, पानी। मानसून दोष दे रहा है, अभी पूरी तरह गया नहीं है, बादल बरस रहे हैं। नागदा स्टेशन पर बिना चीनी की चाय कौन पिलाते थे? शर्मा जी, मीणा जी, वर्मा जी, सक्सेना जी। मीणा जी चाय पिलाते थे। नागदा स्टेशन पर मीणा जी क्यों दुखी थे? मालवा में अतिवृष्टि के कारण, मालवा में अनावृष्टि के कारण, कुआलालंपुर में भारत के हारने के कारण, बुढ़ापे के कारण। तो कुआलालंपुर में भारत क्रिकेट मैच हार गया था, इसलिए मीणा जी दुखी थे। हाँ, अब की पानी बहुत गिरियो है, कथन किसका है? लेखक का, मीणा जी का, लेखक की पत्नी का, मित्र का। तो मीणा जी का। मीणा जी का ये कथन है कि मालवा में इस बार 40 इंच बारिश हुई है। मैया ऐसी भरपूर और बहती हुई तो बरसों में दिखी थी। या मैया से आशा यमुना, गंगा, शिप्रा, चंबल। तो यहाँ पर जो है शिप्रा नदी के लिए मैया शब्द आया है। लेखक ने मालवा के आंगन में से निकलना किससे कहा? उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर जाना, शिप्रा का बहना, नर्मदा का बहना, इनमें से कोई नहीं। जब व्यक्ति उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर जाता है तो उसे मालवा के आंगन से निकलना कहते हैं। 34वां प्रश्न देखिए, जब लेखक ने मालवा की यात्रा की तब उसकी उम्र लगभग कितनी थी? 65, 68, 75, 70। तो उसकी उम्र थी 70 वर्ष। इस त्रासदायी प्रतीति के बावजूद लेखक ने त्रासदायी प्रतीति किसे कहा है? अपनी उम्र को, बाढ़ के हालात को, अतिवृष्टि को, अकाल को। तो अपनी उम्र को कहा, क्योंकि उसकी उम्र हो गई थी 70। शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन मन उसका किशोर था। किस जगह नर्मदा शांत, गंभीर और भरी पूरी थी? नेमावर के पास, बजवाड़ा में, ओंकारेश्वर में, उज्जैन में, इंदौर में। तो जो नेमावर के पास बजवाड़ा है वहाँ पर नर्मदा शांत, गंभीर और भरी पूरी थी। बहन जी ने जैसे उसे सहलाते हुए कहा थक गई है, यहाँ उसे किसके लिए आया? लेखक की पत्नी के लिए, शिप्रा नदी के लिए, नर्मदा नदी के लिए या चंबल नदी के लिए? किसके लिए आया? तो यहाँ नर्मदा नदी के लिए ये आया है। सेवाड़ा सही है। सिमरोल का घाट और बिजवाड़ का घाट कब उतरना पड़ता है? ओंकारेश्वर, नेमावर जाते समय, उज्जैन से देवास होते हुए, इंदौर जाते समय, नासिक जाते समय, नागदा जाते हुए। तो यहाँ पर जब आप ओंकारेश्वर से नेमावर जाते हैं तब ये बिजवाड़ का घाट और सिमरोल का घाट उतरना पड़ता है। चोरल क्या है? चोरल एक नदी है, तालाब है, पर्वत की चोटी है, पठार है। चोरल एक नदी है। बहुत सारी नदियों का उल्लेख हुआ है। इसमें से असत्य कथन देखिए, वर्ष 2006 में मालवा में 40 इंच बारिश हुई थी, बिल्कुल ठीक है ये तो। 1899 में मालवा में 15.75 इंच बारिश हुई थी, बिल्कुल ठीक है। 56 का काल भी इसी टाइम पड़ा, 56 का काल। और वर्ष 1977 में मालवा में 73 इंच बारिश हुई थी, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 1973 का तो साल है और 77 इंच बारिश है,
इसलिए स वाला विकल्प अपना सही हो जाएगा। नई दुनिया क्या है? पुस्तक है, अखबार, पत्रिका, इनमें से कोई नहीं। ये एक अखबार है जिसकी कटिंग अलग अलग 128 सालों की कटिंग अलग अलग बरसात का रिकॉर्ड बता रही है। नई दुनिया की लाइब्रेरी में कब से कब तक के वर्षा के पानी के रिकॉर्ड है? 1878 से 2006, 70 से 6, 99 से 6, 85 से 6। तो इसमें जो 1878 से 2006 का जो टाइम है, जिसमें 128 साल का टाइम निकल रहा है, इसका वर्षा रिकॉर्ड आपको वहाँ मिल जाएगा। नई दुनिया की लाइब्रेरी में किसने धरती के वातावरण को गर्म करने वाली इस खाऊ उजाड़ू सभ्यता को कतरने निकाल रखी? कमलेश सेन, अशोक जोशी, प्रभाष जोशी, अभय दोनों। कमलेश सेन और अशोक जोशी दोनों ने ये काम कर रखा है। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को क्या बना रही है? अपने गंदे पानी के नाले, जीवनदायिनी माता पूजनीय, तो गंदे पानी के नाले वो बना रही है। सही सुमेलित नहीं है। पूर्व घर को कहते हैं ओटले मुख्य द्वार सही है। चौमासा बारिश के 4 महीने, माता बिटाना, मूर्ति स्थापित, तो पूर्व कहते हैं बाढ़ को, तो ये गलत हो गया। ए वाला विकल्प अपना सही हो जाएगा। प्रभाष जोशी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1938 तिरुचिल्लापल्ली आंध्र प्रदेश, 37 में मुंगेर बिहार, 1893 में वाराणसी उत्तर प्रदेश, 1937 इंदौर एमपी। तो इंदौर एमपी में लेखक का 1937 में जन्म हुआ था। प्रभाष जोशी ने पत्रकारिता की शुरुआत किसके साथ की थी? राजेंद्र माथुर, राजेंद्र यादव, ओम थानवी, राजेंद्र शर्मा। तो इन्होंने जो पत्रकारिता की शुरुआत की वो राजेंद्र माथुर के साथ शुरुआत की थी। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। जनसत्ता अखबार का संपादकीय किस क्षेत्र की ओर झुका हुआ था? राजनीतिक, सामाजिक, विज्ञान, खेल। तो ये सामाजिकी की ओर ज़्यादा झुका हुआ था। 48 का आपके ब सही हो जाएगा। प्रभाष जोशी का संबंध किस अखबार से नहीं रहा? सर्वोदय संदेश, जनसंवाद, प्रजापति, इंडियन एक्सप्रेस। तो सर्वोदय संदेश से रहा, प्रजापति से भी रहा, इंडियन एक्सप्रेस रहा, जनसंवाद से उनका संबंध नहीं रहा। ब वाला विकल्प सही है। प्रभाष जोशी किसके आदर्शों में यकीन रखते थे? गांधी जी, विनोबा भावे, जयप्रकाश। उपयुक्त सभी सही है। द वाला सभी के आदर्शों में यकीन रखते थे। प्रभाष जोशी ने हिंदी पत्रकारिता को नया तेवर कैसे दिया? देशज भाषा के शब्दों को मुख्य धारा में लाकर, बोलचाल की भाषा का प्रयोग नहीं करके, मनोरंजक भाषा का प्रयोग करके। उपयोग सभी। ए वाला विकल्प सही है। देशज भाषा के शब्दों को उन्होंने मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। प्रभाष जोशी का किन विषयों पर किया गया लेखन मर्मस्पर्शी गहराइयों में ले जाता है? क्रिकेट पर, टेनिस पर, कुमार गंधर्व के गायन पर। उपयुक्त सभी के ऊपर उन्होंने मर्मस्पर्शी लेखन किया था। 1983 में प्रभाष जोशी ने किस अखबार का संपादन किया? सर्वोदय संदेश, जनसंवाद, जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस। जनसत्ता अखबार जो कागज कार्य स्तंभ लिखते थे वही अखबार 1983 में वो जारी किया। घट स्थापना कौन से त्यौहार पर हो रही थी? होली, दीपावली, नवरात्रि, बसंत पंचमी। नवरात्रि का वो त्यौहार था जब घट स्थापना हो रही थी। मालवा में मानसून के जाने का महीना कौन सा था? कुंवार, माघ, श्रावण, कार्तिक। कुंवार का जो महीना होता है मानसून के जाने का महीना होता है। ये प्रश्न आ चुके हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं। मीणा जी दुखी क्यों थे? भारत के क्रिकेट में हार जाने के कारण मीणा जी दुखी थे। सन 2005 में जनसत्ता में लिखे लेखों संपादकीय का चयन किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? सर्वोदय शीर्षक से, हिंदू होने का धर्म शीर्षक से, नदियों की आग कागज कार्य। तो हिंदू होने का धर्म शीर्षक से वो प्रकाशित हुआ था। ब वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा।